everyone, welcome to SMI. I'm your mentor खान and आज हम लोग बात करने वाले हैं पैराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट के टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज पैराजंबल का टॉपिक है, इस चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं और जो हमारे रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में, फॉर एग्जांपल कैट के एग्जाम्स हैं या फिर जैट मैनेजमेंट के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि पैराजंबल या सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और भी अदर बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हैं या फिर एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, तो उसमें भी पैराजंबल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसमें भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ों को डील करने वाले हैं कि पैराजंबल को किस तरीके से आसानी से इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना तो ये है कि पैराजंबल होता क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स जिस चीज़ को मैं पढ़ करके बता देता हूँ। Parajumbles can be considered as jumbled paragraphs. You must have played connect. देखिए एक connected the dots टाइप का एक गेम हम लोग बचपन में भी खेलते थे, जिसको हम लोग देखते हैं कि उसको कनेक्ट कर करके और कुछ फिगर या फिर कुछ ऐसा पिक्चर्स बाहर आता था। तो उसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है कि पैराजंबल कुछ और नहीं है, ये एक कनेक्टिंग द डॉट्स की तरह गेम है और इसको हम लोग पहले भी खेलते थे। और या फिर इसको कह सकते हैं कि एक जिक्सॉ पजल है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जिक्सॉ पजल है। इसको मतलब कि ये भी एक गेम होता था जिसमें हम लोग देखते थे कि कुछ पीसेस ऑफ पेपर्स होते थे, उसमें पिक्चर बने होते थे, वो अलग अलग टुकड़ों में बटे होते थे। तो उस चीज़ों को एक जगह करने से कुछ पिक्चर्स बाहर आते थे। तो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस अरेंजमेंट के बेस पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सेंटेंसेस होते हैं, एक पैराग्राफ का कुछ सेंटेंसेस को लेकर के, फॉर एग्जांपल ये आपका 1 सेंटेंस है, 2 3 4 5, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस दिए रहते हैं क्वेश्चन में। और लेकिन वो एक मतलब सिस्टमाइज्ड वे में नहीं होता है, वो जिसको कहते हैं इनकोहेरेंट वे में उसको दिए रहते हैं, वो कोहेरेंट वे में नहीं होता है। तो उस चीज़ों को हम लोगों को एक सीक्वेंस में सजाना होता है ताकि उससे कुछ मीनिंगफुल पैराग्राफ्स कम आउट हो सके। तो इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको पहले क्वेश्चंस को डील करने से पहले सीखना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर आप लोगों को सिखाने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस चीज़ों को पहले सबसे पहले सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वो ऑर्थोडॉक्सी कॉन्सेप्ट की स्टीरियोटाइपिकल जो टाइप के जो मतलब कि सॉल्व करने के तरीके हैं, उस चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ है जो हमें इसको सॉल्व करने के लिए मतलब इसमें अच्छे तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकें, इसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले 3 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। ये 3 स्टेप्स है क्या? पहला स्टेप जो हमारे पास में है वो है आपका इस चीज़ों को समझना होगा। जब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये सारे के सारे स्टेप्स और जितने भी टिप्स हैं ये आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है वो है एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन आपको शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ ताकि इस चीज़ को आप लोग यूज कर लो। ये एलिमिनेशन सबसे पहले हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है? एलिमिनेट करना है। और सेकंड हमारे पास में है, ये है पेयरिंग। और जो थर्ड है वो है फाइंड द सेकेंड। ये 3 स्टेप्स हमारे पास में है जिस चीज को फॉलो करना है। अब हमारे पास में टिप्स क्या है, तो इस टिप्स को आज हम लोग सीखने वाले हैं वन बाय वन करके। एक्चुअली में होता क्या है, अगर देख लेते हैं कि एक सेंटेंस अगर लिखा हुआ है और वो सीक्वेंस में नहीं है, 1 2 3 4 5 6, वो सीक्वेंस में अगर नहीं है तो उसको सीक्वेंस में करने के लिए पहले हम लोग क्या लॉजिक अप्लाई करते थे कि सबसे पहले इन 5 को रीड करना है, देन आफ्टर उसको पढ़ना है, पढ़ करके उसमें से फर्स्ट निकालना है। सपोज ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, और सभी को पढ़ते हुए इस काम को करना है। लेकिन नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और 3 स्टेप्स की मदद से उससे हम ये चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और 3 स्टेप्स के साथ में हम फॉलो करेंगे 7 टिप्स। हमारे पास में ये जो 7 टिप्स होगा उस चीजों को फॉलो करेंगे। ये 3 स्टेप्स हैं क्या? पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है पेयरिंग और तीसरा है फाइंड द सेकेंड। तो जरा एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा करना क्यों चाहिए।
1 2 3 4 5 आपके जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि उसको एलिमिनेट। सपोज कि कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो आगे के हम लोग टिप्स में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास में इसका यूज किया गया है बट, यहाँ से ये पहला सेंटेंस से यूज किया गया बट, तो बट से हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करना है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। मैंने बोला सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है कि RSVP, RSVP, तो अगर RSVP है क्या ये आप पता नहीं है, मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है या फिर जिस सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है वो भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। अगर मैंने दिया हुआ है दैट्स वाई, यहां से स्टार्ट किया है दैट्स वाई, तो मतलब कि ये आपको क्या बता रहा है, ये कॉज एंड इफेक्ट का है। दैट्स वाई, दस, हेंस, वेंस, ये सारे जितने भी वर्ड्स इसमें दिए रहते हैं मतलब कि ये आपको कॉज एंड इफेक्ट्स वाले हैं। तो कभी भी आपका इफेक्ट पहले नहीं होगा, सबसे पहले कॉज होगा। तो ये सारे इफेक्ट बताने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारा 7 जो टिप्स है दिया हुआ, ये 7 टिप्स बताएगा कि क्यों आपको इनमें से ये फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो जब आप फर्स्ट नहीं हो सकता है तो आप सभी को एलिमिनेट जब करते जाओगे, कभी आप देख रहे हो कि इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स है, कभी आप देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, कभी आप देख रहे हो कि कॉज एंड इफेक्ट्स का है, कभी आप उसको क्रोनोलॉजी के बेस पे देख रहे हो। तो ये सारे कभी कभी जनरल एंड स्पेसिफिक की बात है। फॉर एग्जाम्पल जनरल एंड स्पेसिफिक है क्या, कि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पे और कुछ बात कर रहा हूं मैं इंडिया लेवल पे, तो वर्ल्ड, इंडिया जो है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये स्पेसिफिक होगा, और वर्ल्ड मतलब कि ये जनरल बात। तो इसी तरीके से अगर मैं ऑटोमोबाइल के बारे में बात करूं और कार के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऑटोमोबाइल एक जनरल फिनोमेना, जनरल कॉन्सेप्ट होगा, और कार जो होगा ये एक स्पेसिफिक होगा। तो पहले हम लोग जनरल की बातें करेंगे, देन स्पेसिफिक की बातें करेंगे। तो जो अगर स्पेसिफिक चीजें लिखी हुई है और भी स्पेसिफाइड चीजें को बताने के लिए, जैसे कि दिस कार, तो अगर मैं बात करता हूं दिस कार के बारे में, तो ये दिस कार मतलब इससे पहले कार को यूज कहीं किया गया होगा, मतलब ये भी आपका फर्स्ट नहीं होगा। तो इस पैटर्न से हम क्या करते हैं कि हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि पहला ढूंढते नहीं है, जबकि पहला ढूंढने के लिए एलिमिनेट करते हैं। तो सभी चीजों को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करते हुए चलेंगे कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, तो ऑटोमेटिक हमारे पास में फर्स्ट मिल जाना चाहिए। और जैसे ही आपको फर्स्ट मिलता है उसके बाद हम कभी भी सेकंड नहीं ढूंढते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से इसको एक पेयरिंग के लिए बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इस टाइप से आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आपने तो ढूंढ लिया कि ये फर्स्ट ये नहीं होगा, सेकंड भी फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ भी फर्स्ट नहीं होगा एलिमिनेशन राउंड से, तो आपने फिफ्थ को भी काट लिया, आपको निकला कि ये थर्ड जो है आपका फर्स्ट है, ये थर्ड फर्स्ट है। अब क्या करना है, फर्स्ट तो आपने एलिमिनेशन को यूज कर लिया, एलिमिनेशन राउंड को यूज कर लिया भाई, एलिमिनेशन से आपने निकाल लिया कि फर्स्ट आपको मिल गया। अब क्या करना है, सेकंड नहीं ढूंढना है, सेकंड के लिए एकदम ढूंढना नहीं है, क्योंकि फिर से वही पैटर्न आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, पेयरिंग करना है। सेकंड आपका जो स्टेप है वो है आपका पेयरिंग। अगर आपको दिया गया है कि कोई जनरल और कोई स्पेसिफिक है, कोई कॉज एंड इफेक्ट है किसी का, या फिर किसी कोई शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है, तो उसमें आपको यहाँ पर ध्यान लगा करके पेयरिंग करना है कि कौन किसके साथ जाने वाला है। सपोज मैंने आपको पेयरिंग किया कि देखिए ये फोर्थ जो है ना, इसका जनरल और इसका स्पेसिफिक है। ये भाई इसमें लिखा हुआ है आपको कार के बारे में और इसमें लिखा हुआ है इस कार के बारे में। तो भाई इस चीजों को आप लोगों को समझ लेना होगा कि कार एक जनरल फिनोमेना ये बात है, और ये जो दिस कार लिखा हुआ है ये आपका स्पेसिफिक है। तो आप इसको हिट करोगे यहाँ से, मतलब कि ये इसके बाद जाएगा, इस टाइप से एरो करोगे इस टाइप से, और ये वाला लग रहा है, लगेगा कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ 7, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आगे में 7 टिप्स आपको बताने लग जाएगा कि ये क्यों आपके इसके साथ में जाने वाला है। तो ये आपको हिट करेगा यहाँ पे, ये पेयरिंग आपको करना होगा। इस पेयरिंग के बाद आपको क्या करना है भाई, आपको तो पेयरिंग कर लिया कि भाई इसके ये इसके ये। अब देखो जरा सा कि पहले अगर कॉन्सेप्ट से हम ये काम करते हैं 1 2 3 4 5, अगर पहले कॉन्सेप्ट से जो ये कॉन्सेप्ट से नहीं, पहले वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम करते हैं, तो फर्स्ट मान लो इसको ढूंढ लिया, आपको फर्स्ट ये मिल गया, उसके बाद सेकंड ढूंढने के लिए आपको फिर इससे ये चारों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ता, और फिर चारों ऑप्शंस के बाद इसमें से सपोज कि आपने इसको सेकंड ढूंढा, फिर आपको थर्ड ढूंढने के लिए इसको ढूंढना, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये, तो आपको इस
इस टाइप से टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होगा और हो सकता है कि आपका गलत भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किया जाता है ना, इसी पैटर्न पे सेट किया जाता है कि वो कंफ्यूज करेगा कि वन अगर आपको मिल गया तो हो सकता है कि वन वो एक्चुअल में फर्स्ट सेंटेंस ना हो। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि उस पैटर्न से बिल्कुल भी नहीं जाना है, पैटर्न को एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन में मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे वो फर्स्ट नहीं हो सकता है, और फर्स्ट नहीं होगा तो मतलब कि ऑटोमेटिक फर्स्ट निकल के आना चाहिए, राइट? तो तब जाकर के आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट है। देन उसके बाद आपको सेकंड नहीं ढूंढना है, इसमें आपको पेयरिंग करना है कि ये वाला इसके बाद जाएगा, ये वाला इसके बाद खत्म हो जाता है यहाँ पे, और थर्ड आपका पास जो पॉइंट आता है उसके बाद आपको सेकंड ढूंढना है, उसके बाद आपको फाइंड द सेकंड। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका वन तो मिल गया है, उसके बाद आपको जैसे ही आप सेकंड ढूंढ लेते हो, सपोज आप ढूंढो कौन सा सेकंड होगा, आप जरा से ढूंढ के बताओ। या तो आप ये काम करोगे कि 1 2 3 4 इनमें से कोई ना कोई आपका सेकंड होगा। तो चलो मान लेता हूं मैं कि वन के बाद, सॉरी, फिफ्थ के बाद वन होगा, और यहां पर दे रहा है, यहां पर दिया हुआ है 2 के बाद ही आपका 4 होगा, और 3 तो आपका फर्स्ट है ही है, 3 आपका फर्स्ट है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसके साथ अगर मैच कराओगे, अगर सपोज कि 3 फिफ्थ के साथ जा रहा है, तो जरा देखो 3 अगर ये फिफ्थ के साथ जाता है तो फिफ्थ तो ऑलरेडी मैच्ड है, मतलब कि ये 1 के साथ जाएगा, और बाकी बचा क्या, तब तो ये सेकंड आपको मिल गया है ऑलरेडी, और ये फोर्थ भी आपका मैच किया हुआ है। जैसे ही ये 3 फिफ्थ के साथ जाएगा, 1 उसके बाद ही जाएगा, और 1 अगर यहां पर है तो मतलब कि 2 के बाद ही 4 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, तो मतलब 2 फिर ये यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा, वो मैच हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर आपको मेहनत करना ही नहीं। तो ये 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए विद द हेल्प ऑफ 7 टिप्स, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट। और ट्रस्ट मी, ये सारे जो गेम होते हैं, जो क्वेश्चंस सेट किया जाता है, ये आपको ऐसा ही कंफ्यूज किया जाएगा कि 2-3 सेंटेंसेस आपको स्टार्टिंग सेंटेंसेस लगेंगे, और इसमें आप पजल हो जाओगे अगर एलिमिनेशन राउंड से आप इस चीजों को नहीं बनाते हैं तो। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि आप एकदम उसमें पजल हो जाओगे। चलो आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, आगे आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास में है ये है आपका लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होता है, देख लो भाई कि ये सारे के सारे आपके ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। तो जो एक दूसरे को आई मीन ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, वही आपके ट्रांजिशन वर्ड्स है। तो इस चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर दे रहा है ऑल्सो, अगेन, एज वेल एज, बिसाइड्स, फर्दरमोर, इन एडिशन टू, लाइकवाइज, मोरओवर, सिमिलरली, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे आपके क्या है, ट्रांजिशन वर्ड्स है। मतलब कि ये अगर आता है किसी के सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वो आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है, इसको एलिमिनेट करना होगा। आपको इसको एग्जाम्पल से बताते हैं, लेकिन आगे अभी हम और भी एग्जाम्पल्स बताएंगे, तभी उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, यहां पर दे रहा है एग्जाम्पल्स में कि इट इज रिटन बट, तो क्या ये फर्स्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, एलिमिनेट। सो ये भी आपका क्या है, सो ये भी फर्स्ट नहीं होगा। नाउ, अब मतलब इससे पहले कुछ है। हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, इसको रहने दे। द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय, मतलब विथ रिगार्ड, यहां पर मेरा ये कहने का मतलब, अभी मैं मैच करके आपको नहीं बताऊंगा, मैं ये कहने का मतलब हूं कि आप इस ट्रांजिशन वर्ड से कैसे इस तीनों को एलिमिनेट कर सकते हो कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता है। बाकी और जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो अलग अलग टिप्स के बेसिस पे है, लेकिन आपने 3 को तो एलिमिनेट कर लिया ना, कि हाँ ये बट, सो एंड नाउ, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अगर आप पूरा पढ़ते भी हो तो वही आपको कंसिडरेशन होगा जो आपका फर्स्ट जो वर्ड यूज किया गया है उसी के बेसिस पे। ये आपको कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा होगा, ये आपको सो मतलब कि ये भी एक ज्वाइनर है, नाउ ये अभी अभी के बारे में बता रहा है, मतलब पहले इससे कुछ था। तो अब हम लोग इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये क्या है, इस चीजों को आप लोग बाद में सॉल्व करोगे। सेकंड जो अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो टिप्स दिया गया है, ये देखिए, सॉरी। अब दूसरा है कि अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी भी एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम लोग इस
चीजों को बनाते हैं। देखो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, एकदम आराम से समझ लो भाई कि क्रोनोलॉजी क्या कहता है। क्रोनोलॉजी कहता है कि आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला तो इन्वेंशन पर, कि कौन किसके बाद हुआ है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि ये ईयर बेस्ड भी हो सकता है, ये मंथ के बेसिस पे भी हो सकता है, और ये टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब कि जिसके बेसिस पे आपको करना है, टाइम फ्रेम, ईयर फ्रेम, मंथ फ्रेम, जिसके भी बेसिस पे आप एक कंसिडर कर सकते हो, वो आपके बेसिस पे है। वो क्वेश्चन बताएगा कि हाँ इसका सीक्वेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1656 है, यहाँ पर आपको 11 दिया हुआ है, 15 सेंचुरी है, ये सारी चीजें। तो पहला फैक्टर जो क्रोनोलॉजी का है, या तो वो सिस्टमाइज वे में होगा कि एक के बाद दूसरा जो इवेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया होगा, या फिर आपको वहां पे इन्वेंशन के बारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि इलेक्ट्रिक क्लॉक, यहाँ पे एक इन्वेंशन है, इलेक्ट्रिक क्लॉक एक इन्वेंशन है, देख रहे हो। फिर आया है पेंडुलम क्लॉक, यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक के बारे में बात करी जा रही है। और अगर आप देखते हो तो स्पिन ड्रिवन क्लॉक, यहाँ पर स्पिन। तो ये अगर आपको पता है कि कौन किसके बाद में आया होगा, तो ये आपके लिए काफी आसान होगा इस चीजों को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पढ़ के बताऊं तो अलेक्जेंडर बेन स्कॉटिश क्लॉक मेकर पेटेंटेड द इलेक्ट्रिक क्लॉक। अब आप देख लो कि क्या ये इलेक्ट्रिक क्लॉक स्पेसिफाइड नहीं है। अगर आपने देखा है कि क्लॉक से पहले ये जनरल बात भी हो सकती थी क्लॉक, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्लॉक की बात की गई है, ठीक है। फिर दूसरे में आते हैं द नेक्स्ट डेवलपमेंट इन एक्यूरेसी अकर्ड आफ्टर। द नेक्स्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है, इससे पहले डेवलपमेंट हुआ है, इससे पहले डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अगर नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। पता नहीं इलेक्ट्रिक क्लॉक वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। अलेक्जेंडर बेन स्कॉटिश क्लॉक मेकर पेटेंटेड द इलेक्ट्रिक क्लॉक, मे बी और मे नॉट बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लॉक्स हैव प्लेड, एंड ये वर्ड जो आया ना क्लॉक्स, तो ये क्या है, क्लॉक्स ये एक जनरल बात है किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक क्लॉक के बारे में। इलेक्ट्रिक क्लॉक मतलब कि क्लॉक से पहले एक एडजेक्टिव लग गया है जो कि क्लॉक को स्पेसिफाइड कर दिया है। तो और यहाँ पर जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ क्लॉक्स के बारे में बात है। तो अब बताइए कि ये बात क्या हो गई, जनरल हो गई, ये जनरल बात हो गई। और इलेक्ट्रिक क्लॉक जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये कौन सी बात हो गई, स्पेसिफिक हो गई। तो कभी भी स्पेसिफाइड जो सेंटेंस होंगे, बातें होंगी, वो आपका फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक्स। यहाँ भी क्लॉक्स को क्या किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो आपको फर्स्ट मिल गया यहाँ पे कि क्लॉक्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स हिस्ट्री, तो ये आपके लिए फर्स्ट हो गया। अब आती है बात क्या, सेकंड ढूंढने की, नो नॉट ऑल, हम लोग सेकंड बिल्कुल भी नहीं ढूंढेंगे, हम लोग पेयरिंग करेंगे। अभी यहाँ का पेयरिंग का बेसिस क्या है, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या बता रहा है, क्रोनोलॉजी बता रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है 1656 और यहाँ पर है 1511। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट डेवलपमेंट तो कभी भी उस डेवलपमेंट के बाद ही होगा। तो आप देखो कि अगर दिया हुआ है स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक्स अपीयर ड्यूरिंग द 15th century, although they are often erroneously credited by Nuremberg watchmaker Peter Helen around 1511। तो ये वाला जो बात है ये हो सकता है ये पहला हो, लेकिन यहाँ पर अगर दिया हुआ है अलेक्जेंडर बेन स्कॉटिश क्लॉक मेकर पेटेंटेड द इलेक्ट्रिक क्लॉक, इसमें कोई भी ईयर के बारे में बात भी नहीं है, लेकिन एक इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक ये आपका फर्स्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये इसको हिट करेगा। क्यों हिट करेगा, क्योंकि 1511 पहले है और 1656 बाद में है। तो जब इसका ये आपको यहाँ पे मिल जा रहा है कि ये इसके पहले है और इसका पता नहीं है कि ये अलेक्जेंडर बेन स्कॉटिश क्लॉक मेकर कहाँ पे जाएगा, तो थोड़ा सा आप देख लो, क्लॉक्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन हिस्ट्री। पहला चीज तो पता चल गया कि ये जनरल बात है। उसके बाद में 1511, तो अगर आपको पता है स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और सारे के बाद ही आया है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो होगा ये फोर्थ होगा, ये लास्ट है। तो ठीक है, क्रोनोलॉजी को आपको दो पैटर्न पे समझना है, एक तो इन्वेंशन के बेसिस पे और दूसरा जो है ईयर के बेसिस पे कि हाँ कौन सा ईयर पहले और कौन सा किसके बाद में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये है, उसके बाद में ये इसका नेक्स्ट डेवलपमेंट है, इसलिए पहले कोई डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये डेवलपमेंट है। the second would be this one and the third would be B and fourth Alexander Bain Scottish clockmaker patented the electric clock. I hope you understand, इस चीजों को आप समझेंगे। अगर इस चीजों को आप आगे और भी जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे,
उस चीजों में आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग आप लोगों को इसके बेसिस पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट्स पर, टिप्स नंबर 3, और देखते हैं उनमें कि क्या क्या चीजें हैं। तो टिप्स नंबर 3 हमारे पास में है, ये देख सकते हैं। तो जिन लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं ऑलवेज मतलब आप लोगों का आभारी भी रहूंगा, ताकि आप लोग उस चीजों को रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो। अगर जो भी आप लोगों का कमेंट है प्लीज हम मुझे इस चीजों पे आप सेंड करो, हम लोग उस चीज का फीडबैक जरूर देंगे। तीसरा जो पॉइंट है, लुक फॉर द शॉर्ट फॉर्म्स एंड एब्रिविएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले भी मैंने बता दिया था कि इसमें बहुत लोगों का गलती होता है। वो गलती क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको दो सेंटेंसेस में एक जगह फुल, ऐसा नहीं है कि हाँ फुल फॉर्म होना चाहिए, हर जगह अगर शॉर्ट फॉर्म यूज है तो उस पर कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक जगह फुल फॉर्म दिया हुआ है और एक जगह शॉर्ट फॉर्म है, अगर किसी का भी नाम किसी भी चीजों को, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है ONGC राइट, और एक जगह इसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो आप देखना कि अगर कहीं पे भी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है और ONGC है, तो ONGC वाला फर्स्ट नहीं होगा। मुझे नहीं पता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, बट ONGC फर्स्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। आइए थोड़ा देखते हैं। मैंने देखा we have resumed drilling in Bengal a few days back at Ladin near Malda. We have identified another area at Daulatpur in the northern part of the state. ONGC sources told PTI. I can't say it. अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि ONGC फर्स्ट होगा कि नहीं होगा। Of the 11 wells, 5 would be taken up in the partnership with Oil India Limited. Oil India Limited, ये Oil India Limited दिया हुआ, ठीक है जी। लेकिन ये of the 11 wells मतलब कि उससे पहले के कोई वेल्स की बात हो चुकी होगी। ऑफ द 11 वेल्स, ये आपका ट्रांजिशन वर्ड्स है, इसको आप एलिमिनेट कर लो। दिस शुड बी एलिमिनेटेड। After a gap of 8 years, state-owned explorer Oil India Natural Gas Corporation ONGC का यहाँ भाई फुल फॉर्म दे दिया गया है। That's why ये वाला जो होगा फर्स्ट नहीं होगा, एलिमिनेट कर लिया हम लोगों ने। तो ONGC यहाँ पर है, लेकिन अभी भी मैं नहीं बोल सकता हूं कि हो सकता है कि कहीं और भी दिया हो। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दो तो एलिमिनेट हो गए ना ऑन द बेसिस। तो पहला तो हो गया भाई कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांजिशन वर्ड्स के बेसिस पे इसको एलिमिनेट कर दिया, और ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग एलिमिनेट किया कि क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म किसी और सेंटेंस में दे रखे हैं। तो ये फर्स्ट होगा कि नहीं अभी भी नहीं मालूम है। ऑयल OIL, अरे भाई ये भी शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, क्या इसका कहीं फुल फॉर्म है? तो यस, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, मतलब कि ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। इतनी आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए जो पढ़ करके थोड़ा सा समझने में उनको मुश्किल होती है, तो उनको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, सो दैट वो कम से कम कुछ सेंटेंसेस को तो सॉल्व कर करके उसके बाद पेयरिंग आराम से करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कि देख रहे हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो आपको ये नहीं हो सकता है ONGC के बेसिस पे, शॉर्ट फॉर्म के बेसिस पे, ट्रांजिशन के बेसिस पे ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ भी एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया। तो ऑटोमेटिक हमारे पास में C आ जाता है आफ्टर अ गैप ऑफ 8 इयर्स, राइट। हो सकता है मुझे नहीं पता था कि ये होना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर इससे मैकेनिज्म के बेस पे, इस एलिमिनेशन राउंड के बेस पे अगर हम इसको नहीं करते तो शायद इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। तो अब हमें पता चल गया है कि C वुड बी द फर्स्ट वन। तो मैं आप लोगों को इसको यहीं पर छोड़ करके मैं चाहूंगा कि इसका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दे और मुझे बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होने पे, ज्यादा से ज्यादा इसका जवाब आने पे मैं आपको और भी ढेर सारे टिप्स को बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, इफ यू नो something more about this concepts, kindly contact to the SMI so that we would be excited to give you lots of videos on that basis, and definitely we will share lots of our tips and tricks with you guys, and that would be very much fruitful for you. Definitely we will do something raw। आगे और भी आपको टिप्स देता रहूंगा, आगे आपके कमेंट्स बताएंगे कि मुझे और पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।